वो टॉपिक आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कई बार एग्जामिनर इलेक्ट्रिक चार्ज से उठाता है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म दैट वी गोइंग टू ड्राइव। क्या है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? अब तक जो आपने कूलम्ब्स लॉ का जो रिजल्ट ड्राइव किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, दैट इज इन स्केलर फॉर्म। बट टुडे वी विल ड्राइव कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसके ऊपर एरोज आएंगे, तीर का निशान दिखे कहीं ना कहीं, जिसकी आप डायरेक्शन की भी बात करो। इससे पहले जो आपको फोर्स, जो फॉर्मूला आया फोर्स, दैट विल गिव ओनली यू मैग्नीट्यूड द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। जो वो दो चार्जेस थे उनके बीच में जो फोर्स थी उसका क्या मैग्नीट्यूड था, लेकिन किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसकी हमें वहां पर नीड नहीं थी। लेकिन यहाँ हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात करनी होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना होगा, एंड दैट इज द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। स्टार्ट। You can see that this is your xy plane, x and y। इस ओरिजिन से r1 वेक्टर पे हमने चार्ज रखा q1, और हमने इस ओरिजिन से r2 पोजीशन वेक्टर पर हमने चार्ज रखा q2। अब आपको पता है q1 q2, इसको हम अगर ड्राइव करूं, अगर कंपेयर करूं q1 q2, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात, इतना आप सीख चुके हो। ये Q2 इस Q1 पर फोर्स लगा रहा है उधर इसके सेंटर लेवल, तो इसको हमने बोला फोर्स ऑन फर्स्ट। जो पहला सबस्क्रिप्ट 1 दिख रहा है उस पर फोर्स लग रही है बगल वाले की वजह से, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। नाउ F21, व्हाट इज द F21? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, ऊपर एरो दिख रहा है। इसका मतलब हमें इस टॉपिक में इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ तो डिस्कस दिया डायरेक्शन को भी डिस्कस हमें करना है F1। अब बात करते हैं कि आपको जो डिस्टेंस चाहिए होती है एग्जैक्टली कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में, वो इन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना, इन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस चाहिए, एग्जैक्टली यही मीनिंग तो है। तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये R1, ये R2। अब मैं बात करूं, अभी एक बार इसको भूल जाओ, इस पोर्शन को दिमाग से निकाल दो, जस्ट Q1 पे फोकस करो। इस Q1 पर ये Q2 फोर्स इधर लगा है, F12 बोला है इसको, F12। ये जो F12 फोर्स लग रही है, ये किधर से आ रही है? 2 से 1, 2 से 1, Q2 से Q1। तो इसके लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ना, जो इसको डायरेक्ट करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताता है। क्या बताता है? उसका यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ हमने बोल दिया, आपको पता होगा कि फ्रॉम योर +1 वेक्टर अलजेब्रा दैट यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय कैप, एंड यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उस वेक्टर का डायरेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर बताता है जो उसी की डायरेक्शन में होता है F12। तो इसके लिए जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा, जो F12 जो 2 से 1 की तरफ जाएगा, 2 से 1 की तरफ, देखो वेक्टर जो इधर की तरफ फोर्स लग रही है वो होगा हमारा D। R21 is a unit vector directed from Q2 to Q1 on Q1 charge exacting a force F12। Likewise Q1 की तरह Q2 पर भी काम ऐसा ही होगा। इस Q2 पर जो फोर्स लग रही है F21, वो कहाँ से आ रही है? Q1 से। तो Q1 से आ रही है, तो इसके लिए इसका यूनिट वेक्टर क्या है? वो तो ये, इसको बोलते हैं R12 कैप। R12 कैप इज a unit vector directed from Q1 to Q2। शॉर्ट के लिए, रिमेंबर के लिए आप याद रख लो, जो ये मैंने 1 2 बोला ना, 1 से 2 याद रखो, 1 से 2 आ रहा है, 2 से 1, 2 से 1 आ रहा है, और ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, और साइन में अपोजिट है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 having position vectors R1 and R2। F12 force on Q1 due to Q2, F21 force on Q2 due to Q1। Let's start finding the F12।
याद रखना वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और प्लस डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या होगा? या तो फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय इसका मैग्नीट्यूड लेना है स्केलर फॉर्म में F12 2 से 1 की तरफ आ रहे, 2 से 1 की तरफ देखो पोजीशन वेक्टर क्या था, 2 से 1 की तरफ हमारा R21 तो हम इसका क्या लेंगे R21 वेक्टर, ये बन गया मैग्नीट्यूड का स्केयर। इतना तो जो पार्ट हो गया बच्चों को मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आ जाए, इतनी बड़ा काम पूरा हो गया, डायरेक्शन में आ गया। तो आपको पता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन पता है, उसका यूनिट वेक्टर जो दूसरे वाले को क्या है R21 क्या फर्स्ट इक्वेशन आइए समझ, ठीक है। तो ये था आपका F12 इन वेक्टर। अब आपको पता फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये Q2 इस Q1 पर अगर इतनी फोर्स लगा रहा है तो Q1 भी Q2 पर इतनी ही फोर्स लगाएगा। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर ऑलवेज एक्ट इन दिस यूनिवर्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मींस दिस कूलम्स इन वेक्टर फॉर्म ऑलवेज न्यूटन्स स्पेशल लॉ दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो F21 क्या होगा बच्चों, F21 ऊपर ले लेता हूं ये रख कर देगा, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए बैक करके वीडियो को। तो बच्चों F21 क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब इसका मैग्नीट्यूड F21 Q1 से Q2 की तरफ आ रही है फोर्स जो Q1 लगा है Q2 पर, पोजीशन इसका डायरेक्शन क्या है, इसका है हमारा R12। लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर है, इसकी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा R12 वेक्टर स्क्वायर और ये होगा हमारा R12 क्या, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। आप जानते हो ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, मींस what R12 cap is equal to minus of R21। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो R12 cap की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं R21। तो R12 आप दिख रहा है, अगले स्टेप में मैं R12 की जगह ये पूरा रखूंगा माइनस ऑफ R21। क्या फॉर्मूला बढ़ेगा F21 माइनस ऑफ 1 ये माइनस मैंने आगे ले लिया पहले 4/एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R12 की जगह क्या लिख दिया मैंने R21 का स्क्वायर और यहां बन गया हमारा R21 कैप, ठीक है। तो बच्चों ये किसका था, ये किसका था F12, ये किसका है, किसके इक्वल था ये F21 माइनस है। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इट मींस कूलम्स लॉ, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जल्दी से बच्चों राइट डाउन कर लीजिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को कॉपी करता हूं। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो अगर ये Q1 इस Q2 को 5 न्यूटन से फेंका तो Q2 भी Q1 को 5 न्यूटन से फेंकेगा। तो मैं कहूंगा कि दोनों चार्जेस पर इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी है। जब भी याद रखो कि मान के चलो कि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की इतनी डिस्टेंस के दोनों एंड्स पर दो चार्ज मान रखे हैं, एक Q1 एक Q2।
जितना Q1 इस Q2 को इधर फेंकेगा, Q2 भी उतनी फोर्स इधर फेंकेगा, तो ये स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स 0 है बच्चों। तो नेट फोर्स कितनी आएगी? नेट फोर्स आएगी 0। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो जल्दी से इसको राइट आउट कर लीजिए। इसका एक टॉपिक और रहता, वो हम पहले कवर करेंगे, दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब तक कूलम्ब्स लॉ हमारे साइंस के जो साइंटिस्ट है, जो बाप है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब, उसने अभी तक जो फोर्स निकाली वो दो चार्ज के बीच में निकाली, 2 पॉइंट की। अगर ये बोलता है कि अगर मैं इस कूलम्ब्स लॉ के रिजल्ट को एक्सटेंड कर दूं मल्टीपल चार्जेस पर, इफ देयर आर मेनी चार्जेस, इफ देयर आर वेरियस चार्जेस अराउंड इट, इसके चारों या किसी पॉइंट के चारों अराउंड ए पॉइंट, तो मैं कहूं कि मुझे नेट फोर्स निकालनी हो उस पॉइंट के ऊपर। मतलब सिंपल सी बात है, कूलम्ब्स लॉ के इस फॉर्मूले को हम लेके चलेंगे, आधार बना के चलेंगे और इसको एक्सटेंड करते हैं मल्टीपल चार्जेस पर। इसका हम देखेंगे। आप एक ट्रायंगल ले लो, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे चार्ज रख दो, आप बोलो कि उस ट्रायंगल की ऊपर वाले वर्टिस पर इन दोनों की वजह से नेट फोर्स बताओ। हो गया ना कूलम्ब्स लॉ का एक रिजल्ट हो गया। कूलम्ब्स लॉ की एप्लीकेशन, स्फीयर ले लो, स्फीयर के चारों वर्टिसेस पे रख दो, हेक्सागन ले लो, कोई भी ले लो, पॉलीगन ले लो। मतलब हम अगला जो टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो करेंगे। उसके बाद में हम अपने कुछ क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में आए हुए कूलम्ब्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर वो करेंगे, ताकि आपका कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाए, बोर्ड के हिसाब से थ्योरेटिकल भी तैयार हो जाए और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए, खुशी से रहिए, उछल कूद करते रहिए।